Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. An entity regularly sells product A, B and C individually. कल हमने बात जहाँ पर स्टॉप की थी लास्ट लेक्चर में, वहीं से स्टार्ट करने लगा। एक छोटा डब्बा था, एक बड़ा डब्बा था। पहले छोटा डब्बा सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा डब्बा सॉल्व करेंगे। वहीं से बात शुरू हो रही है। रेगुलरली बेचता हूँ A, B एंड C इंडिविजुअली, देयर बाय एस्टैब्लिशिंग द फॉलोइंग स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस। अकेला A लूँ बेचूँ तो 40 रुपये, B 55, C 45। और अगर कोई साथ जैसा हीरो आ जाए तो मैं फिर B और C भी बेच देता हूँ। कितने का? 60 का। फिर किसी दिन अनस आ गया, कहते नहीं अंसारी मुझे A, B, C तीनों चाहिए। मैंने कहा 100 रुपये में दे दूंगा। कितने में दे दूंगा? 100 रुपये में। तो ये है स्मॉल पैकेज, ये है बिगर पैकेज। रूल ये पहले बिगर पैकेज को एलोकेट करेंगे, उससे जो स्मॉल को एलोकेट करेंगे, फिर जो आएगी हमारे पास वैल्यू, उससे हम बिगर पैकेज की ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? कमेंट ऑन द बेसिस एंड एलोकेट द ट्रांजैक्शन बेसिस ऑफ 100 टू प्रोडक्ट A, B एंड C। तो पहले बेसिस में क्या है? स्मॉल पैकेज। उसमें कौन कौन है? B एंड, ये वर्किंग में लेके जा रहा हूँ, B एंड C। इनकी स्टैंड अलोन बता दें जी। 55, 45 ओवर टोटल 100 हो गया। कितने का बिकते हैं? 60 का बिक जाते हैं जी। क्या करने लगा हूं भाई? एलोकेशन करने लगा। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। पचपन बटा 100 इंटू आंसर 33। 45 ओवर 100 इंटू 45 कितना? 27। क्या कह रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 60। 27 ही आंसर। ठीक है, ये वर्किंग में ले जाए। अब मेन पर आ जाए। मेन आंसर प्रोडक्ट A, B, C स्टैंड अलोन। A की स्टैंड अलोन वहीं से क्वेश्चन में से दें, और बाकी दो की स्टैंड अलोन यहाँ से 33 और 27 टोटल कर दें 100। अब क्या करनी है? एलोकेशन। कितने का बेच रहा हूँ जी? 100 का ही बेच रहा हूँ। 40 ओवर 100 इंटू आंसर 40। अब डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब बड़े पैकेज में फिलहाल कोई डिस्काउंट नज़र नहीं आ रही, इसलिए जो यहाँ पे स्टैंड अलोन है वही एलोकेशन में नज़र आ रही है। अगर बड़ा पैकेज 90 का बेच रहा होता तो फिर ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती। लिख देता हूँ ताकि आइंदा याद रहे कि कैसे करना है। ओके हो गया भाई? अब मुझे इस पे एक पास पेपर सॉल्व कर दीजिए ताकि बात पक्की हो जाए कि आपको समझ आ गई है या नहीं आई। पिछले दिनों देखें पास पेपर एक सॉल्व किया था प्लूटो के नाम से। पास पेपर नंबर 3 है हमारी बुक में। पास पेपर नंबर 3 है हमारी बुक में। ए पार्ट कर चुके हैं, याद है भाई? 2 लाख एडवांस में ले लो या 1,10,000 पर ईयर ले लो। इसका बी पार्ट ये था, उस वक्त छोड़ दिया था, आज देख लें। कब कर लिया? मैंने तो करवाया नहीं जी। ये कर लिया मैं हमने। रेजिडुअल वैल्यू वाला। एक मिनट भाई साहब, जरा सबर। इन्नल्लाह मा साबरीन।
चलें भाई ये कर दीजिए। बच्चों की बातों पे सीरियस ना हो जाया करो मुदस्सिर, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी तरफ से तो ये दोनों वॉल्यूम हो चुके हैं, बस सर ने की है। वाह भाई वाह, देखे कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। मुदस्सिर बड़ा हो जाए बेटा। है कर लिया बच्चों ने भाई, ये कर लिया भाई, माशाल्लाह किया हुआ भाई। रेजिडुअल वैल्यू पे आ जाए भाई, वो रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन की तरह ABCD, ABCD वाला वो नहीं। कौन सी एग्जांपल बेटा? ये ट्राई कीजिए भाई, मजा आ जाए आपका, ये भी आता है। ये ट्राई करें। कल रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉस्ट प्लस का कॉन्सेप्ट दिया था, मार्केट एडजस्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। ट्राई कीजिए प्लीज। ध्यान से ट्राई कीजिएगा बेटा। BC कितने का बिक रहे हैं? A, B एंड C कितने का बिक रहे हैं? ABCD कितने का ऑफर हो रहा है? 130 का। यहां पे जरा ध्यान रखिएगा, D की रेंज दी हुई है, और भाई D की रेंज दी हुई है, कोई एक प्राइस नहीं दी स्टैंड अलोन पे। आप ABC सॉल्व कर दें, आप ABC सॉल्व कर दें, मैं आपको ABCD के लिए ज्वाइन कर लूंगा। थोड़े से पेजेस रह गए बच्चे, थोड़े से रह गए बस, हिम्मत करनी है। जी शुरू करो बेटा। पहली वर्किंग कर लीजिए जरा, फर्स्ट वर्किंग पुरानी वाली है। वर्किंग नंबर 1, प्रोडक्ट कौन कौन से थे? B एंड BC ना, है ना? थैंक यू। B बोले 55, C बोले 45, टोटल करें कितने में बिक रहे हैं? 60, 55 ओवर 100 इंटू 60 जी 30, 45 ओवर 100 इंटू 60 27।
प्रोडक्ट ए बी सी, स्टैंड अलोन 40 33, टोटल करते कितने का बिक रहा है? 100 का, सेम आ गया। 40 33 27। अब चारों कितने का बिक रहे हैं? 130 का। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। जब कभी किसी प्रोडक्ट के लिए सिंगल प्राइस के बजाय रेंज प्रोवाइड कर दें, जब कभी किसी प्रोडक्ट के लिए सिंगल प्राइस के बजाय रेंज प्रोवाइड कर दे, 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं या तो कॉस्ट प्लस लेकर आएगा या मार्केट एसेस लेकर आएगा या रेजिडुअल अप्रोच लेकर आएगा। 100% चांसेस हैं, बोलिए। या कॉस्ट प्लस लेकर आएगा या मार्केट एसेस लेकर आएगा या रेजिडुअल लेकर आएगा रेंज वाले प्रोडक्ट के लिए। कौन से प्रोडक्ट के लिए? रेंज वाले प्रोडक्ट के लिए। अब फाइनल आंसर यहां आ जाएगा ए बी सी डी। क्या है? ए 40, बी 33, 27, क्योंकि यहां कोई स्टैंड अलोन प्राइस एक नहीं है। अब मुझे बताएं टोटल कितना है? 130। तो बैलेंसिंग किसे दे देंगे? डी को। कितना बना? अच्छा, सिर्फ उसने ये नहीं कहा, उसने साथ क्या पूछा है? डिस्कस वेदर रेजिडुअल अप्रोच फॉर प्रोडक्ट डी इज एप्रोप्रिएट। अब यहां आएंगे, किस रेंज में बिक रहा था? 15 से 45। आप कितना दे रहे हैं उसे? 30। इसका मतलब रेंज में दे रहे हैं, तो इसके लिए ये एप्रोप्रिएट है। अब आपका सवाल आएगा, सर अगर एप्रोप्रिएट ना होता तो इसे सिंपल लिखते कि भाई ये नॉर्मल रूटीन की इसकी प्राइस नहीं है। दिस मीन्स कि या तो आप 15 से नीचे से कहीं ले जाएंगे या फिर 45 के ऊपर ले जाएंगे। तो अगर 15 से नीचे रेजिडुअल पे हो रहा था तो कहते हैं कि इसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। एप्रोप्रिएट में जाकर ये अपनी नॉर्मल रेंज से बिलो जा रहा है। और अगर 15-45 से आगे चला जाता तो फिर क्या कहते कि भाई ये रेंज से अबव जा रहा है, जो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। दोनों रियलिस्टिक ना होती, ना 15 से नीचे रियलिस्टिक होती, ना 45 से ऊपर रियलिस्टिक होती। जी भाई, प्लूटो भी हो चुका है भाई, प्लूटो भी हो चुका है ना। अब आ जाए जरा वापस। कल क्या बात हो रही थी लास्ट में जब क्लास का टाइम खत्म हो गया था? 3 स्टाइल से, एक कॉस्ट प्लस और एक मार्केट असेस्ड और तीसरी रेजिडुअल। ये कब अप्लाई होती है? सुनिए, जब स्टैंड अलोन ऑब्जर्वेबल नहीं होती, जब अकेला अकेला आइटम आपके आउटलेट पर सेल नहीं हो रहा या किसी के साथ कंबाइन होकर भी सेल नहीं हो रहा, तो फिर 3 अप्रोचेज हैं। पहली कौन सी है? कॉस्ट प्लस। दूसरी कौन सी है? मार्केट असेस। तीसरी कौन सी है? अब जो क्वेश्चन हम लेकर आने लगे हैं, इस क्वेश्चन में हमें मार्केट ऑब्जर्वेबल पहले ढूंढनी है। अगर वो मिल गई तो मसला ही कुछ नहीं है, हमें एलोकेशन करनी आती है। अगर वो ना मिली तो स्टैंड अलोन प्राइस तो कोई पुट करनी है ना। अगर मार्केट ऑब्जर्वेबल मिल गई तो जो मार्केट से ऑब्जर्व करेंगे वो यहां लिख देंगे। अगर वो ना मिली तो हो सकता है हिंट हो कि इस आइटम के लिए कॉस्ट प्लस अप्रोच यूज करो। फिर उस आइटम की कॉस्ट डिटरमिन करेंगे और उस पर प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस बनेगी, उसे यहां स्टैंड अलोन में लिखेंगे। अगर वो भी नहीं है तो हमारे कंपेटिटर की कोई मिलती जुलती प्राइस होगी, हमारा प्रोडक्ट उससे आइडेंटिकल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सिमिलर। और मार्केट का हमारे कंपेटिटर की आइटम पे रिस्पांस भी डिफरेंट होगा। उस रिस्पांस को अपने लिए क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। अगर कंपेटिटर हल्का है तो हमारी प्राइस ऊपर चली जाएगी,
अगर कंपेटिटर स्ट्रांग है तो हमारी प्राइस, अब इस मार्केट एसेस को लाके स्टैंड अलोन पे रख दूंगा। तीसरी अप्रोच कौन सी है? रेजिडुअल। अगर कोई भी अप्रोच ना बची तो क्या करूंगा? टोटल जो पैकेज प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस है, बाकी सब की लिख के डिफरेंस जो होगा वो किसे पुट कर दूंगा? जो बैलेंसिंग प्रोडक्ट होगा। और वो कौन होगा? जिसकी किसी भी तरीके से प्राइस डिटरमिन नहीं हो रही, ना मार्केट से ऑब्जर्व हो रही है, ना कॉस्ट प्लस हो रही है, और ना मार्केट, तीसरी कौन सी थी? कॉस्ट प्लस मार्केट ऑब्जर्वेबल और मार्केट असेस्ड, एडजस्टेड मार्केट असेस्ड, जिसे कंपैरिजन करते हैं कंपेटिटर के साथ। अब इस पूरे स्केच को ध्यान में रखिएगा। आया नहीं है कभी पास पेपर, इस तरह का पास पेपर अभी तक नहीं है। करवा इसलिए रहा हूं ताकि अगर आ जाए तो आप पैनिक ना हो। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, टेक योर टाइम, ध्यान से क्वेश्चन देखिए प्लीज। तेरा शुक्र। पढ़ूं बेटा? क्वेश्चन पढ़ूं? ध्यान से चलना है। अच्छा बेटा, ये जो चैप्टर है ना, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में हजारों नहीं लाखों बल्कि शायद करोड़ों बिजनेसेस ही होंगे, इसलिए बिल्कुल 100% कैलकुलेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको क्या लेनी पड़ेंगी? अजम्पशंस। लिख लें इस टॉपिक में। एग्जाम के क्वेश्चंस में भी सम टाइम बड़ा जनरल सा क्वेश्चन होगा, पैनिक नहीं होना। ये लीज या डेफर टैक्स या कंसोलिडेशन की तरह का टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक है 1037 जैसा। जैसे 37 में आप जब प्रोविजन क्रिएट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कभी आप प्रोबेबल कहते हैं, कभी नॉट प्रोबेबल कहते हैं, कभी डाटा ही नहीं होता तो आप क्या कहते हैं? अगर प्रोबेबल होता तो मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता, नॉट प्रोबेबल होता तो मैं लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर दे देता। यानी जर्नल होकर खुद से चीज़ों को अज्यूम करते हैं। क्या लिखा है? एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी जर्नल भी हो सकता है, पैनिक नहीं होना, अजम्पशन से सॉल्व करना है। इसलिए ये टीचर्स का और स्टूडेंट्स का खासकर फेवरेट एरिया कंसिडर नहीं होता। स्टूडेंट क्या कहता है? रूल्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, जैसे ही हम पुट करें आंसर डिटो कॉपी हमारा मैच हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं होगा।
हो सकता है दो स्टूडेंट सेंटर से बाहर निकले, दोनों ने डिफरेंट अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व किया वो, ठीक है। तो परेशान ना होइएगा इस टॉपिक में। आप ब्रिलियंट है, लेकिन कंपनी का नाम भी ब्रिलियंट लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर कर रही है और सेल कर रही है प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन। आपको एक गया गुजरा कार्ड मिलता है राइस का फी रिकवरी करने के बाद, ठीक है। तो इनका कार्ड अच्छा है, हमारे जैसा नहीं है। मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन विद लैमिनेटर्स, और वो कार्ड को लैमिनेट करके भी देते हैं। A machine specific card printing software is provided as a must part of the printing machine. मशीन है, मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर है, क्या है, मस्ट पार्ट है। इसका मतलब दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता कि मशीन सेपरेट हो जाए और सॉफ्टवेयर सेपरेट हो जाए। As a must part of the printing machine, BL also sells plastic cards imported from Thailand. कहते हैं BL जो है वो प्लास्टिक कार्ड सेल करता है, कहाँ से मंगवाता है, थाईलैंड से। और राइस का जो कार्ड है वो कनाडा से, टोरंटो से इंपोर्ट हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। जैपनीज टेक्नोलॉजी लगी हुई है उस पर। कार्ड हम देंगे, तस्वीर खुद ही पेस्ट हो जाएगी। BL एग्रीड टू सप्लाई द फॉलोइंग टू प्राउड लर्नर्स। आप कौन है, हाँ इनोसेंट नहीं है आप, डाउन टू अर्थ नहीं है। यू पीपल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट डाउन टू अर्थ होता है। देखो ये देखो, ये ख्वाब है, अल्लाह करे कि हमारे अंदर ये ख्वाब आ जाए और हम हकीकत में डाउन टू अर्थ हो जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट डाउन टू अर्थ नहीं होते भाई, ये अलमिया है हमारे प्रोफेशन का। हाँ अलमिया ही हमारे प्रोफेशन का। चार्टर्ड अकाउंटेंट डाउन टू अर्थ नहीं होता, वो कहता तुझे क्या पता है, सारा कुछ तो मुझे पता है, ठीक है। अल्लाह हमें समझ दे। प्राउड लर्नर्स अ कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क। जाएंगे ना आर्टिकल्स पे, फिर पता चलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं। अभी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेगा ना, ना आपने, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी है जो क्लासेस में खड़े हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है वो जो ऑडिट फॉर्म्स में बैठे हुए माशाल्लाह, वो आपको बताएंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते, कहते किसे। वल्लही सही कह रहा हूँ आपको, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। टोटली डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ ऑडिट फॉर्म में एंटर होइएगा। टीचर्स आर नो वेयर इन आर्टिकल्स, नो वेयर इन आर्टिकल्स, टोटली प्रोफेशनल एटीट्यूड, खासकर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल ओवर सेंसिटिव होती है ना, ये लिहाज ना समझिएगा कि ऑडिट मैनेजर बीइंग अ फीमेल आपको कोई मार्जिन देगा। वो बिल्कुल आपसे वो पॉइंट्स पे बात करेगा जैसे एक मेल से कर रहा होगा। फिर आप कहें सर ये आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं तो फीमेल हूँ, तो भी चलो ठीक है। चलो बहुत प्रोफेशनलिज्म हो चुका है, और डे बाई डे ये प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बल्कि प्रोफेशनलिज्म से आगे चीज़ें रूड पे जा रही हैं, रूडनेस पे जा रही हैं। 15 कार्ड प्रिंटिंग मशीन का ऑर्डर आया है, कहाँ अवेलेबल है, स्टॉक में। इस कार्ड मशीन के अंदर क्या है भाई, मशीन के अंदर क्या है, चूहा नहीं है, हाँ क्या है, सॉफ्टवेयर है। 8 लैमिनेटर्स हैं, वुड रिक्वायर 30 डेज टू। 8 लैमिनेटर्स आपने ऑर्डर आए हैं, और कितने दिन में दोगे, 30 दिन में। 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स अवेलेबल इन रेडी स्टॉक। लमसम प्राइस इन तीनों की एग्री हुई है, तो 4 ऑब्लिगेशंस नहीं है, 3 है। 2 ऑब्लिगेशन आपस में मर्ज हो गई हैं, कौन सी 2, प्रिंटिंग प्लस सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग प्लस सॉफ्टवेयर। फॉर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्रीड बिटवीन BL एंड स्कूल नेटवर्क। कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइसेस ऑफ द गुड्स पर यूनिट आर। कहते हैं कार्ड प्रिंटिंग मशीन प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है, अच्छा जी। अब आगे आ जाए, लैमिनेटर्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, प्राइस नहीं है। अब जरा नीचे पढ़ेंगे तो नजर आएगा, BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट। हमने जो डील बनाई हुई थी, हम मशीन के साथ लैमिनेटर भी सेल साथ करते हैं। देखें
नहीं करते। बीएल डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट, इसलिए लैमिनेटर की प्राइस हमारे लिए है ही नहीं, हम बेचते नहीं। हम तो किसके साथ बेचते हैं? मशीन के साथ। तो ये जब मशीन जाती होगी तो असल में इसकी कॉस्ट 4 और 2, इसके अंदर 2 चीजें हैं। तो लैमिनेटर की मार्केट ऑब्जर्वेबल प्राइस मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं इसको अकेले बेचता ही नहीं, मैं इसको अकेले बेचता ही नहीं। अच्छा, प्लास्टिक कार्ड, हाँ मैं अकेले बेचता हूं। कितने का बनाता हूं? 5 का। कितने का बेचता हूं? 12 का। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? BL went against its, however, in order to get this order, ये ऑर्डर लेने के लिए BL अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गया, और अगेंस्ट जाके उसने क्या किया? प्रिंटिंग मशीन अलहदा बेची, लैमिनेटर्स अलहदा बेचे। ये देखें, ये अलहदा है, ये अलहदा है, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये दूसरी और ये तीसरी। There is another supplier of imported card printing machine of almost similar specification. क्या वर्ड है? Similar specification. This supplier sells the machine at, अब मसला क्या है? मैं जो मशीन बेचता हूं विद लैमिनेटर बेचता हूं, सप्लायर जो मशीन बेच रहा है उसमें कहीं नहीं लिखा कि विद लैमिनेटर बेच रहा है। अब बेच भी सकता है, नहीं भी बेच सकता। देखना तो ये है कि मार्केट उसके प्रोडक्ट को मेरे प्रोडक्ट को सेम रेंज दे रही है या नहीं। इन मोस्ट रिसेंट कस्टमर सर्विस, प्रिंटिंग मशीन ऑफ BL हैज बीन गिवन 7 points out of 10 as against 9 out of 10 given to competitors imported machine. There is no supplier of laminator in the, इसका मतलब है लैमिनेटर का कंपेटिटर नहीं है, उसकी कंपेटिटिव प्राइस नहीं आ सकती कि वहां से मैं अपनी लैमिनेटर की प्राइस को अप डाउन कर लूं, ये नहीं हो सकता। अब मुझे बताएं, जो सप्लायर मशीन बेच रहा है वो ज्यादा वैल्यू की बिक रही है या मेरी मशीन ज्यादा वैल्यू की है? सप्लायर की। उसे 10 में से कितने पॉइंट मिल रहे हैं? और मुझे, अब मैं अपनी इस प्राइस को 750 को जो कंपेटिटर की प्राइस है इसे क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा 9/7 करके या 7/9 करके। 7/, जहां खड़े हो, जहां जाना है। ये 750 किसकी प्राइस है? सप्लायर की। उसके मार्क्स कितने हैं? 9। तो 9 मार्क्स से डिवाइड कर दो, तुम्हें कितने मिल रहे हैं? 7। 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लाइन दिया हुआ करेगी कि कंपेटिटर के मुकाबले में ऊपर जाना है या नीचे। तुम ज्यादा अच्छे हो तो उसका जो नंबर होगा वो छोटा होगा, उससे डिवाइड कर देना, अपने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल रूल है, सप्लायर के नंबर से डिवाइड करना और अपने नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब लैमिनेटर की मार्केट की ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं है, क्योंकि मैं अकेले बेचता ही नहीं। कंपेटिटर की भी प्राइस नहीं है कि उससे एडजस्ट कर लो। अब 2 ही चीजें बचेंगी, या तो रेजिडुअल पे चला जाऊं या कॉस्ट प्लस पे चला जाऊं, या रेजिडुअल पे चला जाऊं या कॉस्ट प्लस पे चला जाऊं। हमने एक रेवड रख लिया बकरों का, मैं लाया 4 बकरे, अनस लाया 6 बकरे और ये बड़े जानवर ले आया 16। 7 मियाँ, इतनी बड़ी बड़ी हाइट के, देख के डर लग रहा है यार ये जानवर हैं क्या है। हमने बड़ी ईद पे बेच दिए, प्रॉफिट कैसे तकसीम करें? कोई ना कोई रेशो बनाएंगे ना भाई, ठीक है। अब वो रेशो मेरी इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगी। अब जरा देखें ये मशीन मैं कितने की बेच रहा हूं? 8 की। इस मशीन के अंदर है 2 पार्ट्स, भाई 2 पार्ट्स है ना, उनकी कॉस्ट 6 लाख। 6 लाख वाली चीज 8 लाख में बेच दी, कितना फायदा आया? 2 लाख। 2 लाख को जरा कॉस्ट के हिसाब से देखो, कॉस्ट पर प्रॉफिट सिखाया हुआ इंट्रो में भाई। 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, कॉस्ट प्लस कितने परसेंट हुआ? 33% में किस पे कमा रहा हूं?
किस पे? कॉस्ट पे, मशीन पे। अब ये पार्ट क्या कहेगा? अगर मशीन तुम 33% कॉस्ट पे कमा रही हो तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस में मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है तो मुझे भी तो उसका शेयर मिलना चाहिए। सही कह रहे हैं गलत? सही। मेहमान आए घर में, अम्मा ने खाना बनाया, मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया। अब अम्मा की क्या आदत है? बस जी बड़ी मेहनत की है, ये तो बिल्कुल बेकार गोश्त लेकर आए थे, मेरी फंकारी है कि मैंने गोश्त को इस काबिल बना दिया। अब्बा जी सर पकड़ के बैठे हुए कि मैंने 4 घंटे रख के बोनलेस बनवाया, इतना बेहतरीन, मैंने क्यूब्स की तरह बिल्कुल गोश्त कटवाया, आप सारा क्रेडिट लिए जा रही हैं, तो मैं कहाँ गया? अम्मा क्या कहती है? चले 30% आपका क्रेडिट, 70% मेरा क्रेडिट। यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, यहाँ भाई इक्वालिटी चलेगी। मशीन ने कितना कमाया? 6 लाख पे 2 लाख, भाई 6 लाख पे, तो लैमिनेटर क्या कहेगा? मैंने भी 2 लाख पे कितना कंट्रीब्यूट किया? कितना? 33.33%। यानी जो मेन प्रोडक्ट का मार्जिन है, अज्यूम करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो पार्ट लगा हुआ है उसको भी आपने उसी मार्जिन पे रखा। मसलन आपने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए ए बी सी, 100 रुपए का, 200 का, 300 का, इन तीनों को मिलाकर कॉस्ट बोले, आपने ये बेच दिया 900 का, तो मेन प्रोडक्ट जो डी है उसने कितना कमाया? 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन। अब ये तीनों लड़ रहे हैं, ये क्या कह रहा है? ये जो इसने 300 कमाया ये सारा मेरी वजह से कमाया, मैं 600 में बिका हूं, तुम 200 में रहे हो, तुम 100 में रहे हो। ये क्या कहेंगे? मुंह धोकर आ, सारा कुछ तुमने ही अगर कंट्रीब्यूट किया है तो हम क्या वहां पर फुलियां चने खा रहे थे? नहीं हुआ ना। अब बताओ इक्वालिटी क्या है? तीनों कहें भाई मैंने भी किया, तुमने भी किया, तुमने भी किया। मैं कहूं भाई सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, कैमरामैन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज वो 10 मिनट लेट हुआ तो क्लास स्टॉप हो गई। जनरेटर पे जो बंदा खड़ा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी लाइट जाए और वो जनरेटर ऑन ना करे तो क्लास स्टॉप हो जाएगी। सुबह को सर को अपनी एडिक्शन ना मिले चाहे तो क्लास स्टॉप हो जाएगी। तो सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, और सबसे क्रिटिकल तुम ही ना हो तो। दिस मीन्स कि ये सारी एक जॉइंट एफर्ट होती है, ना तुम अकेले कुछ हो, ना टीचर अकेला कुछ है, ना कैमरामैन अकेला कुछ है, ना जनरेटर ऑपरेटर अकेला कुछ है। तो फिर क्रेडिट जो है क्लास की कंप्लीशन का, प्रॉपर कंप्लीशन का, ये सारों को जाता है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक डिफरेंट फैक्टर होता है, याद करें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। किसी का रोल ज्यादा होता है, किसी का काम। एक हॉस्पिटल में मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर डॉक्टर होता है। डीएचएल की सर्विस में मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर वो कन्वेंस होती है जो लेकर जा रही होती है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की अक्सर गाड़ियां ही पंचर रहती हैं। इसका मतलब ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स। जैसे टीचर की टीचिंग में मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर उसकी हेल्थ होती है। मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, मोस्ट क्रिटिकल। इसलिए पूरे सेशन में हम में से शायद ही कोई टीचर जो है वो ठंडा पानी पीता हो, कोई कैचअप वैचअप खाता हो, कोई ठंडी चीज खाता हो। उसकी रीजन ये थ्रोट जो है ये हमारा टूल है। जिस दिन ये डिस्टर्ब हो जाएगा उस दिन आप क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते। कहने को ये एक पार्ट है ह्यूमन बीइंग बॉडी का। तो हम इन तीनों को क्या देने लगे हैं? भाई लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, तुम तीनों इक्वल शेयर ले लो। तुमने भी कंट्रीब्यूट किया, तुमने भी किया, तुमने भी किया। अब बताओ लैमिनेटर की कॉस्ट है, अगर मैं इसमें 33% ऐड कर दूं तो कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस पे चला गया। इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब कौन बचा? प्लास्टिक कार्ड नहीं, लैमिनेटर। अब लैमिनेटर के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं? ना कंपेटिटर है, ना कॉस्ट प्लस है, ना मार्केट ऑब्जर्वेबल है। अब क्या करूं? अब कुछ नहीं, अब रेजिडुअल वैल्यू है। इस पे क्यों नहीं लगाई रेजिडुअल वैल्यू? 2 पे रेजिडुअल वैल्यू थोड़ी लग सकती है। बचा हुआ तो अम्मा ही खाती है बेचारी, बचा हुआ तो अम्मा ही खाती है। तो कोई एक होगा जिस पे रेजिडुअल वैल्यू लगेगी। ऐसा डाटा नहीं देगा कि 2 को रेजिडुअल वैल्यू पे कर दे। मैथ के टीचर ने बताया हुआ है,
दो चीजें अननोन हो तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, तो लिख लें रेजिडुअल के लिए एक ही बचाना, बाकी डाटा मौजूद होगा। रेजिडुअल के लिए एक ही बचाना, बाकी डाटा, बोलिए जी, बाकी डाटा मौजूद होगा। अब सॉल्व कर दें, अब हो जाएगा आपसे सॉल्व, सारा डिस्कस कर दिया मैंने आपको। पंद्रह के हिसाब से कीजिएगा भाई, जैसे वो स्मार्टफोन्स का क्वेश्चन होता था। मशीन कितनी है? 15, लेमिनेटर कितने हैं? 8, और प्लास्टिक कार्ड कितने हैं? 1 लाख। और ये पर यूनिट डाटा बेटा, हेलो बच्चों, ये पर यूनिट डाटा जल्दी से बनाएं, एलोकेट भी करें। वो जो 9.2 है वो सारे की टोटल है, ध्यान से कीजिएगा। वर्किंग में हर एक की सेपरेट प्राइस पहले डिटरमिन कर लीजिए। वर्किंग नंबर 1, प्रिंटिंग मशीन कितनी है? 7,50,000 इंटू 7/9 कितना बना बेटा? 583 लाख। कितनी मशीन्स है भाई, कितनी मशीन देनी है? 15 मल्टीप्लाई कर दे, 8745,000। फिर प्रिंटिंग मशीन के बाद कौन है? लैमिनेटर्स। कॉस्ट कितनी? 2 लाख इंटू, इस तरह कर लीजिए, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 लाख। कॉस्ट कितनी थी टोटल? 6 लाख। ये इसका प्रॉफिट आ गया भाई, ये इसका प्रॉफिट आ गया। कितना आया इसका प्रॉफिट? कॉस्ट प्लस पे 33% आया ना, कितना है? 66,667। अब 2 लाख में ये जमा कर दे, 2 लाख जमा 66,667, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट किया। कितना हुआ? 266,667। कितने लेमिनेटर्स हैं? 8। कितने बने? 21 टेट्रा 3 6। इसके बाद कौन है? 583 टेट्रा 3 नहीं हो सकता। 7,50,000 से टेट्रा 3 कैसे आ सकता है? ये है, हाँ तो ये कहो ना, 5,83,333। ये ग्रैंड आंसर यही है। 8750,000। वर्किंग नंबर 3 बोलें जी। प्लास्टिक कार्ड, इसके लिए कौन सी अप्रोच यूज करूंगा? बोले भाई, कौन सी? रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच, रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच। बना दे भैया, अब एलोकेशन कर दे मेन पेज पे। ओ भाई रेजिडुअल कहाँ लगेगी? तो मौजूद है भाई, मौजूद है प्राइस, मार्केट ऑब्जर्वेबल प्राइस मौजूद है भाई, लिख लीजिए। मैं समझ रहा हूं उधर प्राइस है ही नहीं, अगर प्राइस ना होती तो क्या करता? रेजिडुअल वैल्यू। अब क्या यूज करूंगा? मार्केट ऑब्जर्वेबल।
अकेला कितने का बिक रहा है? 12 रुपए का। ये देखो 12 रुपए का एक कार्ड। इस पे कॉस्ट प्लस क्यों नहीं लगाई? कॉस्ट भी तो मौजूद थी। मार्केट ऑब्जर्वेबल हो तो बाकी तीन नहीं लगती। तीनों कब रोल प्ले करती हैं? जब मार्केट ऑब्जर्वेबल ना हो। इसके लिए माजरत क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक कार्ड मार्केट ऑब्जर्वेबल, डायरेक्टली मार्केट ऑब्जर्वेबल, डायरेक्टली मार्केट ऑब्जर्वेबल क्या है? कितने कार्ड्स हैं? 1 लाख। और एक कितने का है? 12 का। कितने बने? 12। अब आ जाए प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टैंड अलोन। ठीक है, एलोकेशन। प्रोडक्ट कितने हैं? 3। पहला कौन सा? प्रिंटिंग मशीन। फिर कौन सा? लैमिनेटर्स। फिर कौन सा? प्लास्टिक कार्ड। तीनों की स्टैंड अलोन आ गई। प्रिंटिंग मशीन की कितनी आई? 875000। दूसरा कौन सा? लैमिनेटर। कितनी आई है? 21 टेट्रा 6। प्लास्टिक कार्ड 12 लाख। जमा कर दे। 1208 टेट्रा 3 333। देख लो बच्चे, पक्का? आपको कितने में मिली है पूरी डील? कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी? 4, 3। कौन सी मर्ज हो गई है? मशीन एंड सॉफ्टवेयर। कितनी प्राइस एग्री हुई है? 92 लाख। अब आ जाए 8750 ओवर 12083,336 इंटू 92 लाख। आंसर 2093,792। गलत है? मिटा दो। एट 750,000 ओवर 12083,336 इंटू 92 लाख। आंसर 666,20। 21 टेट्रा 3 6 ओवर 12083,336 इंटू 92 लाख। बोलो 1624 फिर इसे कर दो 78। चिब्बा सा हो गया, सॉरी। 12 लाख ओवर 12083,336 इंटू 92 लाख। बोलें जी। सॉरी 91 डबल मैच होता है। 8 7 15 और 5 20 हो जाएगा। थोड़े से पेजेस रह गए बस। गिनते जाएं भाई। उल्टी गिनती शुरू हुई भी है। कितने दिन रह गए पेपर्स में? अब हवाइयाँ उड़ती हैं सब, बस ये बात ना पूछा करें।
बड़े स्टेटस लगाते हैं ना, अब हम टीचर्स लगाएंगे स्टेटस, इतने दिन रह गए हैं भाईजान। जी भाई, अब हेडिंग बनाएं। एग्रीमेंट of the entity with the buyer, agreement of the entity with the buyer to repurchase the given asset, to repurchase the given asset। इसे उर्दू में लिख लें। अगर एंटिटी, अच्छा बेटा सॉरी, अगर एंटिटी क्या कहा, अगर एंटिटी कस्टमर को गुड्स देते हुए रीपरचेज एग्रीमेंट कर ले, ये लाइन मुझे समझाएं पहले। हम जिसे एसेट दे रहे हैं उसे क्या कहने हैं भाई, ये एसेट तुझे दे रहे हैं, तेरे से कीमत ले रहे हैं, तेरे से ये एसेट हम वापस ले लेंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है ये सेल है ही नहीं, ये तो लोन है, ये तो लोन है। आपने उस पार्टी से लोन लिया है अपना एसेट सिक्योरिटी के तौर पर देकर, अपनी गुड्स सिक्योरिटी के तौर पर देकर, और फिर उसे कह रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद आऊंगा, तुम्हें पैसे दे दूंगा और अपनी गुड्स वापस ले लूंगा। ये तो लोन में होता है। जब हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं, सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, कभी अपना स्टॉक हाइपोथिकेट करवा देते हैं, कभी अपने एसेट पर चार्ज दे देते हैं, कभी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा देते हैं और पैसे ले लेते हैं। जब अगले बंदे को प्रिंसिपल से ज्यादा पैसे वापस करते हैं तो वो हमारा एसेट हमें वापस कर देता है। वो जो ज्यादा अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट की कंपनसेशन होती है। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है RS 15 कि अगर ऐसी डील हुई है तो ये डील जो है ये सेल रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि ये क्या रिकॉर्ड होगा, सिक्योर्ड लोन। क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल्दो लोन को रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका है, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। और एक सर्टेन पीरियड के बाद या इंस्टॉलमेंट में जो पैसे दोगे, कुछ उसमें से प्रिंसिपल जा रहा होगा और कुछ उसमें से इंटरेस्ट जा रहा होगा। जब आप सारी कंडीशंस पूरी कर देंगे तो आपकी गुड्स या आपका एसेट आपको वापस मिल जाएगा। क्या लिखा, अगर एंटिटी कस्टमर को गुड्स देते हुए रीपरचेज एग्रीमेंट कर ले, तो अकॉर्डिंग टू IFRS 15
ये सेल नहीं है बल्कि लोन रेजिंग है। क्या है? लोन रेजिंग है। whatever will be paid additionally, whatever will be paid, बोले additionally, वो इंटरेस्ट होगा। whatever will be paid additionally, वो क्या होगा? वो इंटरेस्ट होगा। स्क्रीन पर एग्जांपल देखें, एसी स्लो कर दे। क्या कह रहा है? कहते हैं 5 मार्च 2007 परवेज लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू अ बैंक। परवेज ने बैंक को चीजें बेची कितने की? 18 मिलियन कैश की। परवेज की जेब में कितना आ गया? 18 मिलियन। अब हमें ऐसा लग रहा है कि सोल्ड गुड्स है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, आगे पढ़ें। एंड एग्रीड टू रीपरचेज द गुड्स फॉर 19 मिलियन कैश ऑन 5 जुलाई 2007। लॉन्ग टर्म लोन है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। 5 मार्च से 5 जुलाई तक का है। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का है। दीज गुड्स विल बी शिफ्टेड टू अ स्टोरेज फैसिलिटी अंडर बैंक्स कंट्रोल एंड गुड्स बैंक के पास रहेंगी, बैंक के कंट्रोल में एज अ सिक्योरिटी। डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ परवेज लिमिटेड। परवेज विल नॉट रिकॉर्ड इट एज अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, it will record it as a secured loan. Goods are given as a security. अब बताएं लोन लेने पर क्या एंट्री पास होती है? कैश या बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। कितना आएगा? 18 मिलियन। और जब रीपे करूंगा लोन डेबिट 18 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1 से, कैश क्रेडिट 19 से। क्लियर हो गया? एंट्रीज पास कर लें। पहले लोन लेने की एंट्री पास करें, फिर प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट पेमेंट जो कर रहे हैं उसकी एंट्री पास करें। पास पेपर देखें, स्प्रिंग 16 क्वेश्चन नंबर 3 6 मार्क्स का था। अभी मैं सिर्फ बी पार्ट आपके साथ करने लगा हूं। देखें बी पार्ट सॉल्व करने, 2 मिनट में सॉल्व करके दें। हामिद भाई, अलियास को कह दें।
भाईजान इतना लेंथी क्वेश्चन तो था नहीं। आबिद टेक्सटाइल मिल्स 80 ml सोल्ड अ प्रॉपर्टी टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर 90 मिलियन। कितने का बेचा है? When the fair value and carrying value of the property was 195, ये जो 195 है इससे तो गेन लॉस कैलकुलेट होना है, और मैंने तो बेची ही नहीं है, मैंने तो 90 मिलियन आया है और साथ ही मैंने वादा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि मैं क्या करूंगा, 80 ml कुड रीपरचेज। ये कुड रीपरचेज का वर्ड क्यों है भाई? अगर मैं डिफॉल्ट कर गया तो फिर तो नहीं पैसे दे सकूंगा ना। तो कुड रीपरचेज का मतलब है पैसे होंगे तो जाऊंगा देने के लिए वापस, नहीं होंगे तो वो मेरी सिक्योरिटी रखा हुई है, उसे बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लेगा। सिक्योरिटी ली ही इसलिए जाती है, और सिक्योरिटी किस शक्ल में है? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी की शक्ल हो तो मॉर्गेज होता है, अदर देन प्रॉपर्टी कोई और एसेट हो, करंट एसेट ना हो तो चार्ज होता है, अगर स्टॉक हो तो हाइपोथिकेशन होता है, अगर आपने बैंक पर उसको असेस दे दिया अपने अकाउंट पे उसे मार्जिन कहते हैं, और अगर आप पर्सनल अपने वर्ड्स दे रहे हैं, अपने साइन दे रहे हैं, उसे पर्सनल गारंटी कहते हैं। ये बी लॉ वाले टीचर ने सारी टाइप्स बताई होंगी आपको सिक्योरिटी की सी लॉ में। अब मेरे दोस्तों रीपरचेज कर सकता है 1 साल के बाद। इसका मतलब है आज लोन 90 का लिया, एंट्री पास करें। अब अगर मेरा ईयर एंड आ गया पहले और रीपेमेंट हुई बाद में, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब लिया, साइलेंट हो तो साल के पहले दिन लिया और वापस करेंगे साल के आखिरी दिन, तो उसी दिन लोन डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट बनेगा? इस गेन लॉस का इस ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। कितने मार्क्स थे? अब अगर स्टैंडर्ड पूरा पढ़ा हुआ है तो इंशाल्लाह स्टैंडर्ड आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा। यही वजह बच्चे से छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है यार अब कौन इतनी चीज़ें देखे, स्टैंडर्ड बहुत लेंथी है, छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी, तो छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा पेपर सॉल्व हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी किया है बेटा, आज तो हमने पढ़े ही कुछ नहीं, आज तो हम बातें करके टाइम पूरा कर रहे हैं। कमाल हो गया, अगर ये पढ़ाई होती है तो फिर पढ़ाई नहीं क्या होती है। अभी तो कुछ भी नहीं किया बच्चों, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो पढ़ाई शुरू होने लगी है। हंस लो यार। ये आ गया भाई आपको? भाई स्टूपा आ गया था? ए पार्ट कर लिया ना, बी अभी करना भी नहीं है। हेडिंग बनाए, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ IFRS 15। वैसे भी अदर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है मेन खत्म हो रहा है, अब सेकेंडरी आइटम्स आ रही हैं। अदर क्या लिखा है? अदर एस्पेक्ट्स ऑफ IFRS 15। किसी भी शॉप का जो सेल्समैन होता है उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि वो कस्टमर को घेरता है, यही मतलब है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, क्या लेता है? कॉन्ट्रैक्ट लेता है। इसलिए मार्केटिंग वाले जो है आम तौर पे बहुत ज्यादा माशाल्लाह पैसे कमाते हैं अगर उसको पास मार्केटिंग के स्किल्स हैं। अगर स्किल्स नहीं है फिर नहीं कमा सकते। वो कहता है कि भाईजान एक होता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, परफॉर्म तो जब ही करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जब मिलेगा जब आप एफर्ट पुट करोगे, और जब आप एफर्ट पुट करोगे तो रिसोर्स लगेंगे, रिसोर्स लगेंगे तो कॉस्ट इंकर होगी। इसका मतलब है एक कॉस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, और एक कॉस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की, अचीव करने की, ऑब्टेन करने की। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की कॉस्ट है, क्या? इसको क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट।
यहां से हमें जाना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। चलो चलते हैं। एक होती है अवॉइडेबल कॉस्ट, एक होती है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट वो होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इनकर होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो इनकर नहीं होगी। ये 7 को मैंने जॉन सीना से डील करने के लिए भेज दिया। क्या हमारी लीग की तरफ से खेले, हम फ्री स्टाइल रेसलिंग करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो मोस्ट ताकतवर आदमी था हमने उसे भेज दिया जॉन सीना से मीटिंग करने के लिए। 7 माशाल्लाह जाहिद को भेज दिया, जॉन सीना से मीटिंग करने चला गया। जॉन सीना से हमारी डील नहीं हुई। 7 को मैंने एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में भेजा था जॉन सीना से मिलने के लिए। क्या ये किराया वापस हो जाएगा? नहीं। मैंने 7 से वादा किया था, 7 अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ले आए तो मैं तुम्हें 25% इस डील का कमीशन के तौर पे दूंगा। ये सेव हो जाएगी, ये सेव हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट के हासिल करने में 2 तरह की कॉस्ट होती हैं। एक वो जो इन एनी केस लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो मुझे देनी पड़ेगी। एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इनकर होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो नहीं इनकर होगी। दोनों कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए हो रही हैं। एक अवॉइडेबल है, एक अनअवॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कॉस्ट तो इसके बाद होगी, इसके बाद होगी। अभी तो मैं क्या बात कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इंक्रीमेंटल की डेफिनेशन, तेरा थंब वैसे ही जख्मी है, तेरी घरवाली ने तेरा थंब ही मुड़ोड़ दिया हुआ, तो बार बार इस तरह ना किया कर। कोई मसला नहीं, तेरी घरवाली सुनेंगी, मुझे क्या टेंशन है। चलो आगे सुनो। उसे जाके बताएंगे चर्चा इतना हो गया तेरे हाथ में मुड़ोड़ने का, शायद वो बेचारी तेरे पे तरस खा ले। An entity shall recognize as an asset the incremental cost of obtaining a contract with a customer if the entity expect to recover those costs. कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वो हैं जो एंटिटी क्या कर सकती है? रिकवर कर सकती है। आगे, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर दैट इट वुड नॉट हैव इनकर्ड। ये इनकर ना करता इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल तो पढ़ना इसे इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में है। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश में रिसोर्सेज लग रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो यस नो में डिफरेंट हो वो इंक्रीमेंटल होंगे। याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग की रेलिवेंट कॉस्टिंग का रूल, जो डिसीजन का यस नो होने में डिफरेंट हो जाए वो रेलिवेंट होता है, जो यस नो में सेम रहे वो इररेलिवेंट होता है। तो इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? ये रेलिवेंट कॉस्ट है। लेकिन ये वर्ड नहीं यूज करना, आप कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है, आप रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं। वो अलहदा बात है, मजबूरी में मैं रिपोर्टिंग को लिंक कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी? जो अवॉइड की जा सके अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हो। Cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained shall be recognized as an expense when incurred. कहता है भाई वो कॉस्ट जो इन एनी केस इनकर हुई और संक हो गई, कमिट हो गई, अवॉइड नहीं की जा सकती, वो कॉस्टिंग में तो इररेलेवेंट है, लेकिन यहां उसे क्या समझोगे? एक्सपेंस। कौन सी कॉस्ट को? जो इन एनी केस इनकर होगी रिगार्डलेस वेदर कॉन्ट्रैक्ट अचीव्ड और नॉट। अच्छा, तो फिर वो कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है उसे क्या कहूं? कहता है उसे एसिड बना लो। क्या बना लो? हमने कहा एसिड बना ले। हाँ, कहते हैं एसिड बना लो। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता जाए जैसे जैसे उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओ, उस एसेट को अमाउंटाइज करते जाओ। ऐसा कहीं किया था? हाँ किया था, लीज में आईडीसी। ओवर द लीज टर्म उसे राइट ऑफ करते थे, इसे ओवर द कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ करेंगे। तो फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कितनी होती है?
एक ही होती है। दूसरी जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो तुम्हारी बुक्स में क्या है, एक्सपेंस। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेट है। आगे चलो। Unless those costs are explicitly chargeable to the customer regardless of whether the contract is obtained। कहते हैं भाई, जैसे मेरे पास कुछ आइटम्स पड़ी हुई हैं, मैंने काम शुरू किया लेकिन मुझे लगता है मैं इस मार्केट का बंदा नहीं हूं, मैं नहीं चल सकूंगा, मैंने अपनी वो कंसाइनमेंट फारिग करनी है, यानी डिस्पोज ऑफ करनी है। डेफिनेटली प्रीवेलिंग मार्केट रेट पे नहीं जाएगी। कारोबार जब भी आप क्लोज कर रहे होते हैं, डीकमीशनिंग कर रहे होते हैं, तो वो लोअर देन द मार्केट रेट होगी। अब एक साहब ने मुझे कहा, जनाब ये आपकी आइटम तो सेल हो जाएगी, मुझे केपी के जाना पड़ेगा। अब मुझे पता है केपी के वो इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनका अपना काम भी है, उसी काम में वो ये मुझे चार्ज कर देंगे। अब मैं क्या उनसे डील कर रहा हूं, मैं उनसे ये डील कर रहा हूं कि जनाब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर आए तो ठीक है, नहीं तो ये जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है ये मैं बियर नहीं करूंगा, वहां की होटलिंग मैं बियर नहीं करूंगा। आप पढ़ें, अनलेस दोज कॉस्ट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या है, आपको किसी अखबार में ऐड लगा और टेंडर मांगा गया, तो अक्सर समझदार लोग जो सीरियस पार्टीज को लेना चाहती हैं वो नीचे लिख देते हैं, अगर हमने आपको टेंडर ना दिया तो टीएडीए हमारे जिम्मे होगा। इसका मतलब क्या है, जॉन सीना ने कहा हाँ यार अंसारी भेज दे अपने कोच को, अगर मैंने तुम्हारे साथ डील ना की तो साथ कही ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैं बियर करूंगा। अब अगर कस्टमर बियर कर रहा है तो क्या ये पैसे मुझे वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर मैं इन्हें एक्सपेंस नहीं कहूंगा। क्यों, क्योंकि ये देखें कहां से रिकवर हो रहे हैं, कस्टमर से रिकवर हो रहे हैं। तो समटाइम ऐसी भी डील होती है, कस्टमर कहता है ठीक है आप आए, अगर डील ना हुई तो ये मिनिमम कॉस्ट में आपको कंपनसेट कर दूंगा। अगर ऐसी कोई वर्ड है तो फिर एक्सपेंस ना कीजिएगा, रिसीवेबल फ्रॉम पार्टी का डालिएगा, जब उससे पैसे आ जाएं कैश डेबिट कर दीजिएगा, पार्टी को क्रेडिट। एज अ प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट an entity may recognize the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortization period of the asset that the entity otherwise would have recognized in 1 year or less। इसको ऐसे समझिएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर की 200 रुपए और कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का। अब मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ, चलिए 1 साल कर लें, 1 साल का। अब वो 200 रुपए मैंने कितने सालों में अमोर्टाइज करने हैं, 1 साल में। वो कहता है भाई पहले एसेट बनाओगे फिर अमोर्टाइज करोगे, तो जब एक ही साल है तो सीधा कहां लिख दो, एक्सपेंस में लिख दो। तो आपकी मर्जी है, 1 साल वाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट एसेट में लिख दें, या पहले एसेट डेबिट कर दें फिर एक्सपेंस डेबिट कर दें, एसेट क्रेडिट कर दें। अगर एसेट को डेबिट करके एक्सपेंस लिखेंगे तो 2 एंट्रीज होंगी, डायरेक्ट लिख देंगे तो 1 एंट्री। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ 1 साल या उससे कम होगी। अब क्या है एग्जाम्पल, इसमें से आपने क्या करना है, मुझे बताना है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कौन सी है, सुन लेना अभी जल्दी नहीं है ना भाई साहब, ठीक है। उसे बनाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और अगर मैंने पीपी खरीदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए IS 16 में लेके जाऊंगा, IP खरीदा IS 40 में लेके जाऊंगा, इंटेंजिबल लिया IS 38 में लेके जाऊंगा, अनअवॉइडेबल कोई कॉस्ट हुई उसे एक्सपेंस में लेके जाऊंगा। ढूंढे इनमें से किस आइटम को कहां लेकर जाऊं।
आज के बाद 3 दिन है। चलो, कोर्स भी शैतान की आंख होता है, पूरा होने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन करना तो है बेटा। अब बोलो यस सर। चंदा बोल यस सर यार, इंशाल्लाह। मुख तो हमारी भी कह रही है कि थोड़ा थोड़ा ही रह गया बस। दो 3 दिन में नहीं होगा बेटा, 3 दिन पूरे होंगे और शायद संडे भी लगे। मंडे नहीं यार, जहन में रखा हुआ है इतवार को इंशाल्लाह कंप्लीट जाना है सुकून से बैठने जाके, क्योंकि मंडे से मेरा कॉस का एग्ज़ाम फोल्डर है, उसका टाइम चाहिए काफ़ी मुझे। लेकिन आपका सैटरडे तक हो जाएगा, टेंशन ना लें इंशाल्लाह। फोर्स ना कीजिएगा, कोई एक हेडिंग भी रह जाए पेपर में आ जाए ना, फिर इंसान को बहुत पछतावा होता है। फोर्स ना कीजिएगा, कर जल्दी जल्दी कर, ये ना कीजिएगा। सर सीला तो 1 महीने पहले भी ख़त्म हो सकता था। सी लॉ और बी लॉ को पेपर कहना ना, पेपर की तौहीन है। आपकी मेहरबानी। हीरो को ना बता देना, पता चले हीरो मुझे ही फारिग कर रहे हैं। सारी शाबाश, स्पॉटेज लो और निकलो, शाबाश। तुम्हारी इस कॉलेज में कोई जगह नहीं है। छोटा सा पेपर है भाई, सी लॉ और बी लॉ भी छोटा सा पेपर है। क्रैश में देखें R1 कहाँ जाके ख़त्म होता है, बी लॉ माशाल्लाह बेचारा ज़बरदस्ती उसे खींच रहा होता है। कहता है अंसारी यार कितना पढ़ाऊँ, इतना सा तो वो पेपर है यार। उन्हें मैं बेचारे को कभी कहता ना यार सैटरडे तू ऑफ कर रहा था, वो कहता है यार कितना पढ़ाऊँ भाई, कितनी कहानियाँ सुनाऊँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में सुना देता हूँ बी लॉ के सिलेबस के दौरान, फिर भी कुछ बाकी नहीं रहता। ठीक है बेटा, तो पेपर टू पेपर चीज़ें वेरी करती हैं। An entity, a provider of consulting services, wins a competitive bid to provide consulting services to a new customer. The entity incurred the following cost to obtain the contract. The entity incurred the following cost to obtain the contract. External legal fee for due diligence. ये ड्यू डिलीजेंस के लिए होता क्या है, आपने एक रिपोर्ट बनाई है, आपने एक कोटेशन बनाई है, आप देखना चाहते हैं यार सही भी बनी है या नहीं। आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट को कहते हैं यार ज़रा इसे रिव्यू कर लो। वो रिव्यू करता कहता है हाँ यार अंसारी सही बनी है, तो क्या वो अपनी फ़ी ले लेगा? अपनी फ़ी तो ले लेगा। अब कोटेशन यस हो या नो हो, इस कॉस्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सपेंस। ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, भाई एयर गए हैं बिजनेस क्लास में भाई जॉन सीना को प्रपोजल देने, एक्सपेंस। भाई साहब को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी अगर जॉन सीना हमारी लीग से खेलना शुरू हो गया। बोलो जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसको कैपिटलाइज करूंगा ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, फिर अमोर्टाइज करूंगा। साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंस आउट भी कर सकता हूं, मैं अकेला तो नहीं। The entity also paid discretionary annual bonuses. What do you mean by discretionary? मैनेजमेंट की चाहत है दे तो दे, ना दे तो ना दे। जैसे ईद बोनस होते हैं, क्रिसमस बोनस होते हैं, ये परफॉर्मेंस बोनस नहीं होते, ये मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे होता है। कोई टीचर बिरयानी खिलाए या ना खिलाए, ये उसकी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। वो अलहदा बात है कि आपने मेरी इसको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बना दिया है हर बैच में। पीआरसी का बच्चा बाद में क्लास में आता है, पहला पूछते हैं अंसारी तुम हो? हाँ जी मैं हूँ। बिरयानी कब है? मेन्यू कब है? रायता मंगवा लेना। इसका मतलब क्या बन चुकी, कस्टमरी प्रैक्टिस बन चुकी। पहली दफा क्या थी, पहली दफा हाँ उस वक्त डिस्क्रिशनरी थी। कितना बोनस है? टू सेल सुपरवाइजर्स बेस्ड ऑन। अब ये जितनी रीजंस हैं इस एनुअल बोनस की, इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सिंपल एक्सपेंस कॉस्ट है। तो सिर्फ एक है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसको कैपिटलाइज करूंगा।
अब अगली बात सुने, कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरे हाथ में, जब कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ गया तो क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा, जब परफॉर्म करूंगा तो क्या कंज्यूम होंगे, रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, कभी गुड बनाने में लगेंगे, कभी सर्विस प्रोवाइड करने में लगेंगे। हालत हमारी नाजुक हो रही है, कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।